तो शिवपाल यादव जल्द ही बड़ा फैसला कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जल्द ही शिवपाल यादव अपने अगले कदम के बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे शिवपाल ने कहा कि उन्हें उचित समय का इंतजार है और वो सही समय आने पर फैसला लेंगे। इससे पहले शिवपाल यादव ने कल रात योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी और खबर यह आ रही है कि दिल्ली आ सकते हैं शिवपाल यादव। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की है और कहा है कि जल्द कोई बड़ा फैसला लेंगे, सही समय आने पर यह फैसला लिया जाएगा और उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। बताएंगे ऐसा क्या है सर? चलिए कुछ नहीं है। कितने अभी कुछ नहीं। दिल्ली जाकर कोई फैसला लेंगे क्या नेताजी? अभी कुछ नहीं है, अभी उचित समय नहीं है, उचित समय का इंतजार करें। नेताजी से आशीर्वाद लिया है क्या? शिवपाल यादव इस समय आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, राजधानी लखनऊ के एक निजी कॉलेज में कार्यक्रम में, वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे थे और शिवपाल यादव जो हैं वो सीधे तौर पर इस बात को कहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है और सही समय आने के बाद इस मामले में जो है वो फैसला लिया जाएगा। हालांकि न्यूज़ 18 से उन्होंने इस बात को साफ कहा कि फैसला जैसे ही होगा इस पर वो बताएंगे, नेताजी से भी वो इस बाबत बात करेंगे। तो शिवपाल यादव को इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शबाब, शिवपाल यादव एक बार फिर से वही बात दोहरा रहे हैं, सही समय आने पर फैसला लेंगे और आप सबको सूचित किया जाएगा। लेकिन मुलाकातों का दौर जिस तरह जारी है, अब कहा जा रहा है दिल्ली आ रहे हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, अब खुलकर सपा और अखिलेश यादव के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर करने लगे हैं। तो ऐसे में आखिर शिवपाल के मन में चल क्या रहा है? और देखिए आस्था, इस बात को साफ तौर से समझा जा सकता है कि शिवपाल के मन में उथल पुथल दस्तूर जारी है और एक तरीके से समझिए कि वो समाजवादी पार्टी को मौका दे रहे हैं कि आप चीज़ों को दुरुस्त कर लीजिए, अगर आप नहीं दुरुस्त करेंगे तो मेरा फैसला भी सुनने के लिए आप तैयार रहिएगा। शिवपाल यादव जो अभी बात कह रहे हैं कि सही समय नहीं है, ये सही समय समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है और अगर समाजवादी पार्टी इस बड़े प्रकरण को सही तरीके से इंटरटेन नहीं कर पाई तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा अगर शिवपाल यादव कोई बड़ा कदम लेते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पर अपर्णा यादव का इंतजार कर रहे थे, अपर्णा यादव भी एक कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंची थी और हमने, चूंकि अपर्णा यादव मुलायम परिवार की बहू हैं और उन्होंने हाल के ही दिनों में बीजेपी ज्वाइन की थी, तो हमने जब उनसे बात पूछी कि अब आपके बाद शिवपाल यादव भी जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर उनका बढ़ रहा है। अपर्णा हालांकि इन सवालों से बचती नजर आई हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, हम आपसे बाद में बात करेंगे। तो सीधे तौर पर ये वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव का मन है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने से पहले वो दिल्ली में नेताजी से मुलाकात करते हैं। बिल्कुल, और इन मुलाकातों के बाद, इस तरह की दबी बातों के बाद शबाब ये तो साफ है कि वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को कि देखिए, मतलब जो नाराजगी है अब वो है, अब भी आप मान जाइए या अब भी बातचीत कर लीजिए, नहीं तो फिर कई विकल्प हो सकते हैं, हम फैसला ले सकते हैं, ये वो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रयास हुआ है आगे की बातचीत का, या कोई मध्यस्थता की भूमिका में कोई सपा का ऐसा नेता जो कि एक बार फिर से मान मनोबल बैठाकर एक माहौल में दोनों को समझाने की और कोई सहमति बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आता हो? देखिए, समाजवादी पार्टी फिलहाल इस पूरे मामले को उतना हाइप नहीं दे रही है। वो अभी तक यही कह रही है कि मुख्यमंत्री से उनका मिलना जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, चूंकि शिवपाल यादव बड़े कद के नेता हैं और वो लखनऊ आए थे, उन्होंने शपथ ली थी, लिहाजा वो औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। लेकिन अंदर खाने सूत्र हमारे ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी में भी थोड़ी हलचल बढ़ी है और शिवपाल यादव से बात करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सवाल दूसरा यहीं से पैदा होता है कि अगर शिवपाल यादव से बात की जाती है तो उन्हें क्या ओबलाइज किया जाएगा, समाजवादी पार्टी उनको क्या कहकर पार्टी में रोकेगी, क्योंकि अभी तक खबरें ये थी कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष सदन में बनाया जा सकता है क्योंकि वो विधायक हैं, अखिलेश यादव सांसद थे। लेकिन जब अखिलेश यादव ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया और वो करहल से विधायक रह गए तो नेता प्रतिपक्ष का जो रूप था वो अखिलेश यादव का ही हो गया। अब शिवपाल यादव के लिए वहां का स्पेस खत्म हो गया। शिवपाल यादव चूंकि एमएलए हैं, लिहाजा वो विधान परिषद में भी नहीं जा सकते थे, वहां पर लाठर को नेता सदन बनाया गया। अब शिवपाल यादव के लिए समाजवादी पार्टी में
ऑप्शन क्या बचता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण सोचने वाला विषय है, क्योंकि अब सिर्फ घूम फिर के प्रदेश अध्यक्ष की इकलौती कुर्सी है जिस पर नरेश उत्तम पटेल अभी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी क्या इतना बड़ा दिल दिखाते हुए, क्या समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव के कद के हिसाब से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नवाज सकती है? नरेश उत्तम पटेल को साइड किया जा सकता है, क्योंकि यह करने के लिए भी अखिलेश यादव को बड़ा दिल रखना होगा, क्योंकि ये पूरी टीम जो है वो अखिलेश यादव की कई तरह की है जिनकी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि शिवपाल यादव जो अब खुल करके सामने आ चुके हैं और ये कह चुके हैं कि सही समय आने पर हम सही फैसला लेंगे, लेकिन क्या फैसला लेंगे इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। आप नजर बनाए रखिए शबाब, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। जब शिवपाल यादव को लेकर अपर्णा यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। बाद में कर लेंगे सर। नहीं, आप सिर्फ इस पे हाँ ना में बोल दीजिए। तो अपर्णा यादव को आप देख रहे थे, हालांकि अपर्णा ने शिवपाल जी के मुद्दे पर कोई बात नहीं की और वो सीधे तौर पर सवालों से बचती नजर आई हैं। हालांकि अटकलें शिवपाल यादव को लेकर के बहुत लगाई जा रही हैं। अपर्णा यादव एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने एक स्कूल पहुंची थी। और अब बात करते हैं पेपर लीक कांड की। इस मामले में बड़ी कार्रवाई, 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और हो चुकी है। अब तक कुल मिलाकर 22 आरोपी ऐसे हैं जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं। थोड़ी देर में 20 आरोपियों की पेशी की जाएगी। तो इस मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट, इंग्लिश का पेपर लीक होने के मामले में अब तक कुल 22 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और जल्द ही 20 आरोपियों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आपको बता दें पूरे मामले की जांच अब एसटीएफ कर रही है और बलिया के डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा को वो अरेस्ट कर चुकी है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बलिया ही वो जिला था जहां कहा जा रहा था कि सबसे पहले पेपर यहीं लीक आउट हुआ था। उसके बाद 24 डिस्ट्रिक्ट में भी इस पेपर लीक आउट की खबर आई, जिसके चलते वहां पर उन्हें कैंसिल कर दिया गया। लेकिन बाकी के 51 डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश का पेपर कल करवाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं और उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उपेंद्र, ये बताइएगा कि अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद क्या जानकारी निकल करके सामने आई है? देखिए, जो अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें 2 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। 20 लोगों को अब से कुछ देर बाद यहीं सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा। वहां से एसटीएफ और लोकल पुलिस उनका रिमांड ले सकती है। इसके बाद जो अब कहानी अब तक परत दर परत खुल रही है वो ये आ रहा है सामने कि ये पूरा मामला जो है गुटों का है। नकल माफियाओं के 2 गुट हैं जिनमें वर्चस्व की लड़ाई थी और एक शायद किसी ने वर्चस्व में और पूरे वर्चस्व के खेल में जो सरकारी सिस्टम था वो फंस गया, यानी कि सरकारी सिस्टम भी मोहरा बनाया गया, उसकी भी संलिप्तता साथ में थी, तभी इस पूरे पेपर को लीक किया जा सका। और एक गुट ने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए शायद पेपर लीक कर दिया। लेकिन इस पूरी भूमिका में, इस पूरे जो घटनाक्रम है, इस पूरे जो पेपर लीक मामले में 3 बड़ी बातें जो अब तक सामने आई हैं वो ये कि कैसे डबल लॉक में रखा हुआ पेपर लीक हो गया। डीआईएस ने क्या दागी जो परीक्षा केंद्र थे उनको भी मौका दिया, इस बार उनको भी स्कूलों को मौका दिया परीक्षा केंद्र बनने में, और क्या वहीं से ये पूरा ताना बाना बुना गया और वहीं से ये पेपर लीक की पूरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। ये 3 जो तस्वीरें, ये 3 जो कहानी है, ये जो 3 तथ्य हैं, इन्हीं में पूरा पिरोया गया है पेपर लीक का मामला। अब जैसे जैसे एसटीएफ पूछताछ करेगी ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, चाहे वो सरकारी सिस्टम के हो, चाहे निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल, क्योंकि अब गिरफ्तारियां होने लगी हैं और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जब यहां पर सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपियों को, उसके बाद एसटीएफ और पुलिस इस पर रिमांड मांगेगी पूछताछ के लिए और उस रिमांड के बाद सारे राज खुद ब खुद खुलते नजर आएंगे। बिल्कुल, और सबको इंतजार है कि आखिर कहां से ये चूक हुई है, ये लापरवाही हुई है या फिर जानबूझकर इस साजिश को किया गया कि पेपर लीक आउट हुआ। कौन दोषी है, हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। सर्वेश भी हमारे साथ है। सर्वेश, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, इस वक्त न्यूज 18 फिर एक सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है कि बलिया के जो डीआईओ से जो पेपर लीक कांड में गिरफ्तार किए गए हैं उनके मामले में यह खुलासा है कि उनके पास अकूत संपत्ति है। इसके साथ ही साथ उनके साथ तमाम विवाद जुड़े हुए हैं और एक ताजा विवाद जो हम आपको दिखा रहे हैं कि नूरजहां बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज है जो कि दरियाबाद में स्थित है। यहां पर उनकी पत्नी अवंती ईश्वर वो यहां पर नौकरी कर रही हैं और 2011 में 21
अप्रैल 11 को उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी और इस मामले में भी उनका नाम आया था कि जब वो बीएसए थे 2008 से लेकर 2012 के दौरान प्रयागराज के, उस समय इस माइनॉरिटी के विद्यालय में उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी गई थी। लेकिन क्या है इसके पीछे का तथ्य, हम यहाँ के जो प्रबंधक हैं डॉक्टर अशफाक अहमद, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन तथ्यों के आधार पर उनकी पत्नी को यहाँ पर नौकरी मिली थी, क्या कुछ हुआ था। तो प्रबंधक हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये पंजिका उनकी पत्नी की है, जो न्यूज 18 एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि किस तरह से, कौन है उनकी पत्नी और किस तरह से उनकी पत्नी का यहाँ पर इनकी नियुक्ति की गई है और क्या वाकई इसमें कोई धांधलेबाजी हुई थी या ये नियुक्ति सही हुई थी। सीधे हम प्रबंधक जी से बात करते हैं। अशफाक साहब, ये बताइए कि किस आधार पर इनकी नियुक्ति कब हुई थी और क्या उस समय वो बीएसए थे यहाँ पर? हाँ, वो इलाहाबाद में बीएसए थे, लेकिन इसकी नियुक्ति नियमावली इस साल पूरा हुआ। जैसे पहले परमिशन मिलती है तो उन्होंने पहले परमिशन दी, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, पेपर में विज्ञापन निकला, 2 पेपर में, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर उनका साक्षात्कार हुआ, तब उनका अपॉइंटमेंट हुआ। तो क्या ये मामला कभी तूल पकड़ा था, इसमें कोई जांच वाच भी कराई गई थी? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट से जांच हुई थी, 2-3 बार जांच हो चुकी है। आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या नियुक्ति बिल्कुल वैध है, सही तरीके से नियुक्ति है? बिल्कुल वैध है, उसमें कोई वो नहीं है, किसी भी तरह की हेरफेर वाला मामला नहीं है। किस पद पर नियुक्ति है इनकी पत्नी की, किस विषय के लिए और क्या पढ़ाती हैं यहाँ पर? जूनियर हाई स्कूल की टीचर हैं ये, हिंदी भी पढ़ाती हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं। कब इनकी नियुक्ति हुई थी? ये इनकी नियुक्ति हुई है 21/4/2011 को, 21 अप्रैल 2011 को। बिल्कुल। तो ये लगातार कई आती तरह हैं के या अपने मामले पति के हैं रसूख? जो ब्रिजेश मिश्रा पर पहले भी चलते रहे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े पूर्व में भी कई आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं और अब इस पेपर लीक कांड में उनका नाम सामने आया। एसटीएफ उनसे पूछताछ कर रही है। आप दोनों नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उधर बलिया से गिरफ्तार डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा को आजमगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है। थोड़ी देर बीती रात बलिया कोतवाली पुलिस ब्रिजेश मिश्रा को लेकर मंडल जेल पहुंची। ब्रिजेश मिश्रा पर अब दर्ज मामले में आपराधिक साजिश की धारा भी लगाई जाएगी और पहले सिर्फ धोखाधड़ी, परीक्षा अधिनियम और आईटी एक्ट में ही एफआईआर दर्ज थी। गिरफ्तार सभी आरोपियों के फोन में पेपर मिला है और आरोपियों के मोबाइल कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। इस मामले में बलिया के अलग अलग थानों में कुल मिलाकर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। बलिया के गिरफ्तार डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा के खिलाफ दर्ज मामले में बढ़ेगी आपराधिक साजिश की धारा। थाना कोतवाली बलिया में पहले ब्रिजेश मिश्रा के खिलाफ 420 धोखाधड़ी, परीक्षा एक्ट और आईटी एक्ट में दर्ज हुई थी एफआईआर, लेकिन अब इस मुकदमे में आपराधिक साजिश की धारा बढ़ेगी। ब्रिजेश मिश्रा पर आरोप है कि उसने दागी परीक्षा केंद्रों का चयन किया एग्जामिनेशन सेंटर्स के रूप में और इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी थी। ब्रिजेश मिश्रा के साथ एक सहायक अध्यापक अतुल ओझा भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि अतुल ओझा स्थानीय मीडिया से भी जुड़ा हुआ है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। तो यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर योगी सरकार काफी सख्त है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ से पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं का निरीक्षण करने खुद इस वक्त हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी मौजूद हैं। मैडम, आपने अभी निरीक्षण किया है, क्या रहा? नहीं, हमारा कार्य संतोषजनक चल रहा है। अभी आपके सामने हमने निरीक्षण किया, सब बच्चे पेपर दे रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं। मैम, जो बलिया में पेपर लीक हुआ, अब तक उस मामले में क्या कार्रवाई हुई और क्या रहा? उसमें आप देख रहे हैं, सारे समाचार पत्रों में है, सब जगह है कि वहाँ के डीआईओएस के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ उनके साथ में और 12 लोगों को लिए भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई चल रही है और एसटीएफ की जांच जो है बिठाल दी गई है। मैम, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में नकल के कई मामले पहले भी आते रहे हैं और इस बार पहली बार इस तरह का केस हुआ, तो इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैं आपको आपके संज्ञान में डालना चाह रही हूँ कि विगत सरकारों में नकल ठेके पर होती थी। हमारी इतनी दुरुस्त व्यवस्था है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हर कमरे में सीसी कैमरे होंगे और उसके माध्यम से हमारे यहाँ पर लखनऊ में जो मुख्य केंद्र बना हुआ है उसमें पूरे प्रदेश की स्थिति का अवलोकन किया जाता है। हर जिले में जो है वो हमारा मुख्य केंद्र है, उसमें भी पूरे जिले में जितने भी विद्यालय हमारे पेपर दे रहे हैं सबका अवलोकन किया जाता है। प्रत्येक कमरे में सीसी कैमरा है। तो जहाँ इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, वहाँ जो कोई भी थोड़ी सी भी कमी होती है वो पकड़ में आती है और फिर उसके प्रति कार्रवाई की जाती है।
जैसा कि आपने सुना, ये थी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में बेहद चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं का संचालन कराया जा रहा है और उन्होंने खुद नेशनल इंटर कॉलेज में पहुंचकर इन परीक्षाओं का निरीक्षण किया है और आगे भी अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा, पेपर लीक आउट करेगा या इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहेगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। दूसरी बार सरकार बनाने के बाद सीएम योगी जल्द शुरू करेंगे जनपदों का दौरा। 2 अप्रैल को सिद्धार्थनगर जाएंगे मुख्यमंत्री, संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे। 4 अप्रैल को जाएंगे श्रावस्ती, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। तो सरकार में वापस आने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मैराथन दौरे शुरू होने वाले हैं। सभी जनपदों का दौरा शुरू करेंगे और खास तौर पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान, मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने का जो अभियान सरकार ने चला रखा है उसकी शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से उसमें कितनी तेजी लेकर आनी है, कहां कितना काम हुआ है और भविष्य की क्या चुनौतियां उसको परखेंगे। 4 अप्रैल को वो श्रावस्ती जाएंगे, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। उधर माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटों पर एक्शन की तैयारी चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन की तैयारी में है ईडी। पूछताछ के लिए ईडी नोटिस भेजेगा और संपत्तियों के बारे में ईडी जानकारी जुटाएगा। बैंक खातों, ट्रांजैक्शन, संपत्तियों का ब्यौरा, आय के स्रोत के बारे में पूछताछ होगी। पुलिस ने 2021 में दर्ज की थी एफआईआर। अब्बास और उमर के खिलाफ जारी होगा नोटिस। बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। उधर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा बने राज्य हज कमेटी के चेयरमैन। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और थोड़ी देर में चार्ज लेंगे मोहसिन रजा। तो अब वो हज कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं और उसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। थोड़ी देर में अपना चार्ज संभालेंगे मोहसिन रजा। हज कमेटी का चेयरमैन उनको यूपी के अंदर बनाया गया है और थोड़ी देर में वो अपना चार्ज भी लेने वाले हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। उधर सूबे में आज कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और उनके जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला बाराबंकी और गाजियाबाद में। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार कार एक डंपर से टकरा गई और 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। चौथे की लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हुई। उधर गाजियाबाद में कार सवार युवकों ने बीमार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोप के मुताबिक पड़ोस के रहने वाले युवक ने जानबूझकर टक्कर मारी और बताया जा रहा है कि इनके बीच 6 महीने पहले विवाद हुआ था। उधर योगी सरकार में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। सूबे में कई जगहों पर एनकाउंटर्स हुए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं महाराजगंज, गाजियाबाद और गोंडा की। महाराजगंज में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गोली लगी। वो देवरिया कैश वैन लूटकांड में वांटेड था। उधर गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गोंडा में पुलिस ने मुठभेड़ में गैंगरेप के आरोपी को अरेस्ट किया और इस केस में 4 आरोपी फरार थे, जिनमें से मुख्य आरोपी राजा अली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है। खबरें अभी और भी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।